भोलू नाम का एक लड़का था जो कि गांव में अपने माता पिता और दो भाइयों के साथ रहता था। भोलू बौना था और गांव के सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। उसके घर पर भी उसे बहुत ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन भोलू के पिता आकर उससे कहते हैं, क्यों रे भोलू के बच्चे, तू एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? 12वीं की परीक्षा नजदीक है। मैं उस स्कूल नहीं जाऊंगा पिताजी। वहां सब लोग मेरे बौने होने का मजाक उड़ाते हैं। मुझे वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हाँ तो जो सच है सो सच है। इसका मतलब ये थोड़ी कि तू स्कूल नहीं जाएगा। अब तुझ में कमी है तो कोई कर भी क्या सकता है? बेटा तू अपने पिताजी की बातों पर ध्यान मत दे, मैं हूं ना। तू मुझे बता कि तुझे किस स्कूल में दाखिला लेना है। मैं तुझे वहां भेज दूंगी, लेकिन ज्यादा देर मत कर क्योंकि परीक्षा नजदीक है ना। क्या फायदा है परीक्षा देकर माँ? मेरा कुछ होना तो है नहीं। मैं तो जहां भी जाता हूँ लोग मुझे बौना बौना कहकर चिढ़ाते हैं। ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा, जिसे जो कहना है कहने दे। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। तुझे फौजी बनना है ना, तो बस तू उसके लिए जी जान लगा दे। अपनी माँ की बातें सुनकर भोलू को कुछ तसल्ली होती है। बचपन से भोलू का बस एक ही सपना था, बड़े होकर फौजी बनना। लेकिन जो भी उसके इस सपने के बारे में सुनता था वो उसका मजाक उड़ाता था। लेकिन भोलू की माँ हमेशा उसका साथ देती थी। भोलू दूसरे स्कूल में दाखिला ले लेता है और अच्छे नंबरों से 12वीं की परीक्षा में पास हो जाता है। स्कूल में जब रिजल्ट बांटने का दिन था तो सभी बच्चों को स्कूल की तरफ से ट्रॉफी दी जा रही थी। भोलू का रिजल्ट सबसे अच्छा था। तो बच्चों, अब हम स्टेज पर बुलाएंगे भोलू को। उसका इस साल सबसे अच्छा रिजल्ट है। सभी लोग तालियां बजाओ। भोलू ट्रॉफी लेने स्टेज पर जाता है, तभी प्रिंसिपल उससे पूछते हैं, शाबाश बेटा। अच्छा ये बताओ कि तुम अब आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? ये सवाल सुनकर तो मानो भोलू की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। वो माइक पर कहता है, मुझे फौजी बनना है और देश के लिए लड़ना है। भोलू की बात सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा जोर से चिल्लाकर बोलता है, बोना फौजी। बोना फौजी, अब ये बोना फौजी देश के लिए लड़ेगा। ये सब देखकर भोलू को बहुत ठेस पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। घर जाकर वो तुरंत अपना सब सामान बांधने लगता है। क्या हुआ बेटा, ये सब तू क्या कर रहा है? मैं यहां से बहुत दूर जा रहा हूं मां। यहां कोई मेरे सपने को नहीं समझता है। सब बस मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब मैं शहर जाऊंगा और अपना फौजी बनने का सपना पूरा करूंगा। ठीक है बेटा, मैं समझती हूँ कि यहाँ लोग तुम्हें बहुत तंग करते हैं। तुम जाओ, बड़े शहर जाओ और अपना सपना पूरा करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। भोलू अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर उसी दिन शहर के लिए निकल जाता है। वहां पर उसका एक दोस्त राजन रहता था। राजन शहर में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। भोलू सीधा उसी के पास जाता है। हाँ भानु भाई, बड़े दिन बाद मिले हो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ राजन, मुझे भी। आज तुम आराम कर लो। कल से हम तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढेंगे। क्या? नौकरी? अरे राजन, मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी है। मैं तय करके आया हूं कि मुझे यहां फौजी बनना है। क्या? तुम अभी भी वही बातें कर रहे हो भोलू? मुझे लगा था कि बड़े होने के बाद तुम ये बातें करना बंद कर दोगे। नहीं राजन, ये मेरा सपना है और मैं इस सपने को पूरा करके ही रहूंगा। राजन को पता था कि भोलू की कम लंबाई के चलते कोई भी उसे फौज में दाखिल नहीं करेगा, लेकिन वो भोलू का मन रखने के लिए कहता है, ठीक है, अगर यही बात है तो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी फौजियों की एकेडमी है। वहां पर फौजियों की भर्ती होती है। तुम कल वहां जाकर बात करके देख लो। हाँ, ये ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजन, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अगले दिन भोलू सुबह सुबह ही एकेडमी पहुंच जाता है। वहां उसे गार्डन में कुछ फौजी परेड करते दिखाई पड़ते हैं। उन्हें देखकर भोलू एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो उन्हें देखता ही रह जाता है। वाह, मुझे भी ऐसे ही फौजी के कपड़े पहनकर परेड करनी है। अब मैं अपने सपने के कितना करीब हूं। अब मुझे एक फौजी बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। फौजियों की परेड एक बड़े साहब करवा रहे थे। वो भोलू को ऐसे झांकते हुए देखते हैं तो उसे अपने पास बुलाते हैं। ए लड़के,
क्या देख रहे हो? इधर आओ। भोलू घबराते हुए आता है और कहता है, जी, जी साहब। क्या देख रहे थे तुम? जी कुछ नहीं, मैं तो बस सब फौजियों को परेड करते हुए देख रहा था। क्यों मगर? वो दरअसल मुझे भी फौजी बनना है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। भोलू की बात सुनकर वहां खड़े कुछ फौजी हंसने लगे और बोलने लगे, क्या अब फौज में बौने लोग भी भर्ती होंगे? बौना फौजी। भोलू को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन वो कुछ कहता इसके पहले ही उन साहब ने उन लड़कों को डांट दिया। तो अब तुम लोग तय करोगे कि फौज में कौन रहेगा और कौन नहीं। चलो जाओ यहां से और जाकर अपना काम करो। उनकी डांट से वो लड़के वहां से भाग जाते हैं और भोलू को कुछ राहत मिलती है। साहब, बचपन से लेकर आज तक मेरा बस यही सपना रहा है कि मैं फौज का हिस्सा बनूं, और लोग मुझसे बस यही कहते आए हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपना घर, गांव, दोस्त सब कुछ छोड़ दिया है और यहां आया हूं। अब मैं यहां से बिना फौजी बने नहीं जाऊंगा। आप भी मुझ पर हंस रहे हैं साहब। नहीं, मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूं। मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर काफी खुश हुआ हूं। तो अ, तो क्या मैं फौज में हिस्सा ले सकता हूं? देखो, मैं तुमसे झूठ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन फौज में भर्ती होने के लिए तुम्हारी हाइट बहुत कम है, इसलिए तुम सीधी तरह से तो फौज में नहीं आ पाओगे। तो फिर क्या होगा? मेरा सपना पूरा नहीं होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें फौजी बनना है तो एक दूसरा रास्ता भी है। कई बार हमारे फौजियों को दूर दराज के इलाकों में जाकर ड्यूटी करनी पड़ती है। वहां पर अक्सर दुश्मनों के हमला करने का खतरा रहता है। तो मैं तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग के बाद उनके साथ कश्मीर भेज सकता हूं। वहां पर तुम्हें उन फौजियों के साथ रहकर उनकी मदद करनी होगी और जरूरत पड़ने पर लड़ना भी पड़ सकता है। जी, जी साहब, मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूं। लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत कड़क ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कश्मीर में रहना आसान नहीं है। वहां वादियां जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही खतरनाक भी हैं, और दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। तुम्हारी हाइट भले ही कम हो, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग बाकी फौजियों के बराबर ही करनी पड़ेगी। मैं कड़ी ट्रेनिंग करूंगा साहब, और मैं एक अच्छा फौजी बनकर दिखाऊंगा, और मैं खुद नहीं चाहता कि यह हाइट मेरे अच्छा फौजी बनने के रास्ते में आए। तो ठीक है, तुम्हारी ट्रेनिंग कल से ही शुरू हो जाएगी। अगले ही दिन से भोलू की कड़क ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे सुबह 5 बजे उठना होता है और कड़ी धूप में ट्रेनिंग करनी होती है। सोते सोते 12 बज जाते हैं, लेकिन उसे ये सब करने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यही उसका सपना था और अब वो फौजी बनने के अपने सपने की तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार कुछ महीनों की काफी मेहनत के बाद वो दिन आ ही जाता है जब भोलू को बाकी की फौज के साथ कश्मीर जाना था। भोलू, तुमने बहुत दिल लगाकर ट्रेनिंग की है और मैं तुमसे काफी खुश भी हूं। अब तुम बाकी फौजियों के साथ कश्मीर जाने के लिए एकदम तैयार हो। धन्यवाद सर, मुझे ये मौका देने के लिए। हाँ, ये लो तुम्हारी यूनिफॉर्म। अपनी फौजी की यूनिफॉर्म देखकर तो भोलू की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर खड़ा होता है और खुद को देखकर उसे बहुत गर्व होता है। फिर वो बाकी फौजियों के साथ कश्मीर निकल जाता है। कश्मीर पहुंचकर भोलू वहां की वादियां देखकर बहुत खुश होता है। वाह, ऐसे नजारे तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। कितनी खूबसूरत जगह है ये। तभी सुरेंद्र नाम का एक फौजी भोलू से कहता है, इन वादियों की खूबसूरती में मत जाओ, ये बहुत ही खतरनाक जगह है और कभी भी दुश्मन हमला कर सकता है, इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना, यही एक फौजी की पहचान है। सुरेंद्र की इतनी ऊर्जात्मक बातें सुनकर भोलू में भी जोश आ जाता है। कश्मीर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सभी फौजी वहां अपना बेस बना लेते हैं और रात दिन कड़ी मेहनत से उस इलाके में पहरा देते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं और कैंप में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन सवेरे 4 बजे ही आसपास के इलाकों में कुछ हलचल होती है। सभी फौजी चौकन्ने हो जाते हैं और यहाँ वहां भागने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तुम ये आवाज सुन रहे हो? इस आवाज से पता चलता है कि दुश्मन आसपास है और हमला करने वाला है, इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ। अब हमें दुश्मन से लड़ना है और अपने इलाके को बचाना है। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया
जब मुझे एक सच्चा फौजी बनने का मौका मिलेगा मैं तैयार हूं। फौजियों का अनुमान बिल्कुल ठीक होता है और कुछ ही पलों बाद वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। सभी फौजी डटकर दुश्मनों का सामना करते हैं। लड़ाई 5 घंटों तक चलती रहती है और भोलू भी जमकर लड़ता है। आखिर में फौजियों की जीत होती है और दुश्मन वहां से भाग जाता है। शाबाश फौजियों, तुम सबने बहुत अच्छे से दुश्मनों का सामना किया और भोलू तुमने भी बहुत बहादुरी दिखाई है। भोलू अपनी तारीफ से और अपनी जीत से बहुत खुश था। सभी फौजियों को वापस ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया जाता है। वहां पर भोलू को खास सम्मान भी मिलता है क्योंकि उसने वो कर दिखाया था जो करना लगभग असंभव था। भोलू को मेडल मिलता है और स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए बुलाया जाता है। आज मैंने अपना बचपन का सपना पूरा कर लिया है। मुझे यहां तक आने में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा है, लेकिन आज जब मैंने ये फौजी की वर्दी पहन रखी है और मेरे हाथ में ये बहादुरी का मेडल है, तब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा सारा संघर्ष सफल हो गया है। भोलू की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और आसपास के सभी इलाकों में उसकी बहादुरी का किस्सा फैल जाता है। फौजी बेटी। राम नरेश एक फौजी था। वो 1 महीने की छुट्टी पर अपने घर आया था। राम नरेश की पत्नी सुमित्रा 7 महीने की गर्भवती थी। सुमित्रा, देखना हमारा बेटा ही होगा और मैं उसे अपनी तरह फौजी बनाऊंगा। हाँ हाँ, आपका बेटा है, जो चाहे वो बनाना, लेकिन अगर बेटी हो गई तो कोई बात नहीं, मैं उसे भी बेटे की तरह पालूंगा और उसे भी फौजी बनाऊंगा। हे भगवान, बेटी को भी फौज में भेजोगे? सुमित्रा, बेटा हो या बेटी, जो भी होगा उसे मैं अपने देश की सेवा में लगाऊंगा। तभी बॉर्डर से राम नरेश के बॉस का फोन आता है। सर, राम नरेश, तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो गई है। यहाँ दुश्मन ने हमला कर दिया है, तुम्हें अभी वहां से निकलना होगा। जी सर। सुमित्रा, मुझे जाना होगा, भारत माता ने बुलाया है, तुम अपना ख्याल रखना। और राम नरेश अपनी फौजी की वर्दी पहनकर बॉर्डर के लिए निकल जाता है। नम आंखों से सुमित्रा और राम नरेश के माता पिता उसे विदाई देते हैं। दो दिन के बाद तिरंगे में लिपटा राम नरेश का शव उसके घर आता है। इस हादसे के बाद राम नरेश के माता पिता और सुमित्रा बिल्कुल टूट जाते हैं, लेकिन जिंदगी तो चलने का नाम है। सुमित्रा अपना और अपने सास ससुर का पेट पालने के लिए गांव के एक हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करने लगती है और 2 महीने बाद उसी हॉस्पिटल में सुमित्रा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। हे भगवान, हमारे तो किस्मत ही फूट गई, बेटी पैदा हुई है। ये भी अपनी माँ की तरह हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा कर लेगी। अपने सास ससुर की बात सुनकर सुमित्रा बेहद दुखी हो जाती है। पिताजी, अभी तो ये पैदा हुई है, अभी इसके लिए ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? राम नरेश चाहते थे कि उनकी संतान पढ़ लिखकर उनकी तरह फौजी बने। देख बहू, हमारे घर में बेटियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, क्या कहा? इसे पढ़ाएगी? अरे चौका बर्तन सिखा देना बस। लेकिन सुमित्रा मन ही मन ठान लेती है कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएगी और फौजी बनाएगी। चाहे जो हो जाए, मैं अपने पति का सपना जरूर पूरा करूंगी। सुमित्रा अपनी बेटी प्रेरणा को रोज अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती और उसे वहीं सुलाकर अपना काम करती। धीरे धीरे प्रेरणा हॉस्पिटल में ही बड़ी होने लगी और वहां डॉक्टरों और नर्सों के साथ खेलती। नर्सें उसे खूब प्यार करती और उसे पढ़ना भी सिखाना शुरू कर दिया। बोलो, क से कबूतर, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरगोश। सुमित्रा, तुम्हारी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है, इसका नाम स्कूल में लिखवा दो। सुमित्रा प्रेरणा का नाम गांव के स्कूल में लिखवा देती है। जब प्रेरणा स्कूल जा रही होती है तो चंद्र प्रकाश और कैलाशी उसे स्कूल जाने से मना करते हैं। कहाँ जा रही है थैला लेकर? बाबूजी, प्रेरणा स्कूल जा रही है। क्या कहा? स्कूल? देखो तो जरा, हमारे गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जाती।
स्कूल में तो सिर्फ लड़के ही पढ़ा करते हैं, वहाँ लड़की को भेजकर हमारी नाक कटवाएगी क्या? बाबूजी, माँ जी, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। प्रेरणा मेरी बेटी है और मैं इसे स्कूल भेज कर रहूंगी। अपनी सास और ससुर के लाख विरोध के बावजूद सुमित्रा अपनी बेटी प्रेरणा को स्कूल भेजती है। प्रेरणा सुबह स्कूल जाती, दिन में वो अस्पताल में अपनी माँ के साथ रहती और वहीं पढ़ाई करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। गांव में बिजली न होने के कारण रात में प्रेरणा घर के बाहर लालटेन जलाकर पढ़ाई करती। प्रेरणा को स्कूल आते जाते देखकर गांव वाले तरह तरह की बातें बनाते थे। अरे, ये तो राम नरेश और सुमित्रा की बेटी है ना? हाँ भाई, ये वही है। देखो तो कैसे लड़कों के साथ पढ़ने स्कूल जाती है, तनिक भी शर्म नहीं है इसे। लगता है चंद्र प्रकाश बाबू अपनी बहू और पोती को काबू में नहीं कर पाए। ग्रामीणों की बातें सुनकर प्रेरणा सुमित्रा को सारी बात बताती है। बेटी प्रेरणा, तू उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तुझे अपने पिता का सपना पूरा करना है ना? ठीक है माँ, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। प्रेरणा काफी मेहनती थी और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी। माँ देखो, मुझे 100 में से पूरे 98 मार्क्स मिले। मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। बस बेटी, इसी तरह से आगे बढ़ती जा। और सुमित्रा खुशी से प्रेरणा का माथा चूम लेती है। प्रेरणा पढ़ाई करने में इतनी खो जाती कि उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। प्रेरणा बेटा, खाना खा ले। थोड़ी देर में खा लूंगी माँ, जरा इस प्रश्न का हल निकाल लूं। प्रेरणा बेटा, समय पर खाना खा ले, बहुत जरूरी है। तू स्वस्थ रहेगी तभी तो तेरा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और तू अच्छे से पढ़ाई कर सकेगी। सुमित्रा प्रेरणा के मुंह में निवाला डालकर उसे खाना खिलाती है। ये सब देखकर चंद्र प्रकाश कहता है, इसे इतना सर ना चढ़ा, दूसरे के घर जाना है। इसे घर का काम काज सिखा, वही इसके काम आएगा। अपने ससुर की बात का सुमित्रा कोई जवाब नहीं देती है और वहां से चली जाती है। सुमित्रा दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक दिन फौजी जरूर बने। प्रेरणा के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। माँ, मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती हूँ। जरूर मेरी बच्ची। खबरदार, इस घर में अब तेरी डोली ही उठेगी, तू शहर नहीं जाएगी। अब जल्दी इसके हाथ पीले कर दो, इससे पहले कि ये हाथ से निकल जाए। लेकिन सुमित्रा प्रेरणा के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। प्रेरणा शहर जरूर जाएगी और खूब पढ़ाई करेगी। मेरे होते हुए मेरी बेटी को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सुमित्रा जिस अस्पताल में काम करती थी, उसने वहां के डॉक्टरों और नर्सों से मदद मांगी। हाँ, हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। और अस्पताल की तरफ से प्रेरणा की पढ़ाई के लिए सुमित्रा की सैलरी बढ़ा दी जाती है और प्रेरणा कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर जाने की तैयारी करने लगती है। प्रेरणा अपने पिता राम नरेश की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और कहती है, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी ही तरह फौजी बनकर इस गांव में लौटूं। प्रेरणा सुमित्रा के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। वो अपने दादा दादी के भी पैर छूती है, लेकिन वे प्रेरणा को आशीर्वाद नहीं देते और अपना पैर पीछे हटा लेते हैं। आंखों में आंसू लिए प्रेरणा सुमित्रा की तरफ हाथ हिलाकर शहर की तरफ निकल जाती है। शहर जाकर प्रेरणा ने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। वो अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत से पढ़ाई करती। रात को हॉस्टल के सारे बच्चे सो जाते, प्रेरणा तब भी लैंप की लाइट में पढ़ाई करती। और एक दिन प्रेरणा ने फौजी की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा और समय आने पर परीक्षा भी दी। थोड़े दिन बाद रिजल्ट भी आ गया और प्रेरणा का नाम पहले स्थान पर था। प्रेरणा खुशी खुशी सुमित्रा को फोन करती है, माँ, फौजी की परीक्षा में मेरा सिलेक्शन हो गया है माँ। क्या? मैं तो खुशी के मारे मर न जाऊं। बेटी, आज तूने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया। माँ, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाने दो, फिर मैं घर आऊंगी। ठीक है बेटी, खूब मेहनत करना। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद प्रेरणा अपने गांव आती है। वो फौजी की यूनिफॉर्म में थी। अरे,
ये तो राम नरेश की वही बेटी है ना जो लड़कों के साथ स्कूल जाया करती थी। हाँ भाई, ये तो वही है। अरे ये तो फौजी बन गई। ये हमारे गांव की पहली लड़की है जो फौजी बनी है। हाँ भाई, इसने तो राम नरेश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। गांव वाले प्रेरणा को देखकर बहुत खुश होते हैं और प्रेरणा को रास्ते में रोककर उसे सल्यूट करते हैं। प्रेरणा भी गांव वालों को सल्यूट करती है और अपने घर की तरफ चलने लगती है। लेकिन आज प्रेरणा के पीछे पीछे पूरा गांव चल रहा था। प्रेरणा जब अपने घर पहुंची तो उसने सुमित्रा को सबसे पहले सल्यूट किया। सुमित्रा प्रेरणा के साथ गांव वालों को देखकर डर जाती है। डरो मत सुमित्रा, हम लोग तो बहुत खुश हैं। प्रेरणा ने न केवल अपने खानदान का नाम रोशन किया है बल्कि इसने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। हाँ सुमित्रा, और हम लोग अपनी अपनी बेटियों को भी प्रेरणा की तरह ही बनाना चाहेंगे। गांव वालों की बात सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हो जाती है। प्रेरणा के दादा दादी चंद्र प्रकाश और कैलाशी भी वहां आ जाते हैं। प्रेरणा उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है तो वो दोनों प्रेरणा को गले से लगा लेते हैं। आज राम नरेश का सपना पूरा हुआ। बेटी हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। प्रेरणा के फौजी बनने की खुशी में गांव वाले प्रेरणा को शानदार तोहफा देते हैं और प्रेरणा का बहुत सम्मान करते हैं। कुछ दिन गांव में रहने के बाद प्रेरणा अपने पिता की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर राम नरेश का आशीर्वाद लेती है और अपने दादा दादी और अपनी माँ सुमित्रा का आशीर्वाद लेती है और प्रेरणा भारत माता की सेवा पर निकल जाती है। इस बार गांव से बाहर जाते समय सभी गांव वाले हाथ हिलाकर प्रेरणा को विदा कर रहे थे। Please subscribe this channel. Please subscribe this channel.